आइए आज हम समझते हैं मूल अधिकारों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार का तात्पर्य उस अधिकार से है जो कि आपको संविधान से मिला हुआ है। अगर आपसे आपकी मूल अधिकार यानी कि आपसे आपकी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाए तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। यानी कि जो आप खुल करके किसी के बारे में बोल सकते हैं, खुल करके कहीं भी देश में घूम सकते हैं, खुल करके कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको फंडामेंटल राइट्स के द्वारा ही वो अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि मूल अधिकार में आपको सारी तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये मूल अधिकार क्या क्या है और किस अनुच्छेद में किसके बारे में चर्चा किया गया है। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो यह भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। हमने पिछले 2 वीडियो में भाग 1 और भाग 2 के बारे में चर्चा कर लिया है, एंड इस वाले वीडियो में हम लोग भाग 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक चर्चा किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकार की चर्चा की गई है। बाकी के 33, 34 और 35 ये जो 3 अनुच्छेद हैं, इसमें मूल अधिकारों को लागू करने या फिर किसी के मूल अधिकार को गुप्त रखने की चर्चा किया गया है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद के बीच में है, तो 12 से 32 के बीच में। ठीक है, देखिए मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, एंड मूल अधिकार को हमारे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, और मूल अधिकार को हम लोग मैग्ने कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ने कार्टा, जी हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये वाला मैग्ने कार्टा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मैग्ने कार्टा। और इसी मूल अधिकार को हम लोग न्याय सर्गिक अधिकार भी कहते हैं, और इसी मूल अधिकार को हम लोग नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, न्याय सर्गिक या फिर नैसर्गिक या फिर मैग्ने कार्टा, ये 3 नाम मूल अधिकार के आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों ही नाम से मूल अधिकार से संबंधित आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की परिभाषा, यहाँ पे राज्य शब्द अनुच्छेद 12 में पहली बार लाया गया है। अगर हम बात करें इस आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 12 में कहा गया है कि कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, या फिर कोई भी संगठन है, कोई भी स्कूल है, वो एक खुद का नियम कानून बना सकता है। संस्था इन द सेंस कोई पार्टी हो गई, या फिर कोई बोर्ड हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी ऐसे करके पीसीएस लेवल का, या फिर ना आपका स्टेट की जो सरकार है वह कुछ ऐसे नियम बनाएगी जो उसी स्टेट में फॉलो किए जाएंगे या फिर उसी संस्था में फॉलो किए जाएंगे। अगर आपको उस स्टेट में, उस संस्था में या फिर उस संगठन में जुड़ना है या फिर उस संगठन के साथ काम करना है, तो आपको उस नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम बीट करनी है तो आपको पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना ही होगा। यह यानी कि इस तरह के नियम कानून को बनाया गया है, और इस तरह के नियम कानून की चर्चा कहा गया है अनुच्छेद 12 में, जो कि भाग 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। यहाँ पे राज्य का मतलब किसी भी राज्य से नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, इस राज्य से नहीं है, बल्कि किसी भी वो संगठन से है, किसी भी स्कूल से है। आपकी भी कुछ ना कुछ नियम होगी कि हमको 5 बजे उठ जाना है, शाम को 10 बजे सो जाना है। वो अलग बात है कि आप इस रूटीन को हमेशा फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि आपके मूल अधिकार से, यानी कि आपको जो मूल अधिकार दिया गया है, आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको आज़ादी है देश में कहीं भी घूमने का, तो आप किसी के घर में घुस जाएंगे नहीं ना। यानी कि आपके मूल अधिकार को अल्प किया गया है, यानी कि सीमित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 13 के तहत, आर्टिकल 13 के तहत आपके मूल अधिकारों को लिमिटेशन में किया गया है, एक बाउंडिंग की गई है आपके मूल अधिकारों को, तो अनुच्छेद 13 में इसको कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इस अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 को ना, इन 4 आर्टिकल्स को हम लोग समता एवं समानता का अधिकार कहते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग याद रखिएगा कि समता एवं समानता का अधिकार किसको कहा गया है, तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। ठीक है, और आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समझ समानता, विधि इन द सेंस कानून। ठीक है, कानून के समझ सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। ठीक है,
अगर आप पीएम हैं, डीएम हैं, डीआईजी हैं, एसपी, आप किसी भी बड़े पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, तो आप अगर जाएंगे ना कोर्ट में तो हम बोलेंगे कि हाँ वकील साहब, हाँ जज साहब, आपको ऐसे बात करना पड़ेगा और आपकी वहाँ पे मजबूरी भी बन जाएगी, क्योंकि अगर सबको ऊंचा का दर्जा मिलेगा तो फिर किसी को भी सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं होगी, कोई भी कानून का उल्लंघन कर देगा यहाँ पे। तो इसीलिए आप किसी भी कितने ही बड़े पोस्ट पर चल जाइए, आपको एक बॉन्डिंग मिलती है, आपको नीचा दिखाया जाता है कहाँ, कोर्ट में। आपकी कोर्ट में कुछ नहीं चलती है। अगर आप कोर्ट में अगर एक बार चले गए तो फिर आपकी इमेज मतलब पूरा खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सबको समान अधिकार दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग लिए गए हैं ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से इस प्रक्रिया को लिया गया है कि कानून के सामने सबको समान अधिकार दिया जाए, ठीक है। एंड इसी यानी कि अनुच्छेद 14 में ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको तो कानून के सामने ना समान अधिकार मिलेगा ही। जैसे एक आम आदमी है और एक बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, तो जो गुनाह आम आदमी किया है अगर वही गुनाह बड़े व्यापारी करते हैं तो सेम सज़ा दोनों को मिलेगी, ठीक है। यह हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। लेकिन कानून सबकी रक्षा समान रूप से करेगा। कानून जो है एक व्यापारी को भी उतनी ही सेफ्टी देगा और एक आम आदमी को ही उतनी ही सेफ्टी देगा। इस बात को लिया गया है यूएसए यानी कि अमेरिका से। वो अलग बात है कि कुछ पैसे के लालच में कानून अंधी हो चुकी है, और यह कहावत सत्य भी है कि कानून अंधी होती है। इसी कारण से बड़े बड़े व्यापारियों की सेफ्टी थोड़ी सी अलग यानी कि एक अलग तरीके से की जाती है और एक आम व्यक्ति पर कोई भी नज़र नहीं देता है वहाँ पे। तो सरकार भी पैसे की भूखी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सरकार यानी कि कानून के सामने समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। कानून सबको समान रूप से बचाएगा, यह अमेरिका से लिया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच को हम लोग कहते हैं समानता एवं समता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि अगर आप एक लड़की हैं, चाहे आप एक लड़का है, आप काले हैं, गोरे हैं, आपका धर्म कोई भी है, आप किसी भी धर्म से, आप किसी भी रिलीजियस से संबंध रखते हैं, तो आपको सामाजिक स्तर पे नीचा नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि आपसे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नज़र से किसी को भी नहीं देखा जाएगा, यह आर्टिकल 15 में कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार मिलेगा। जैसे अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आपको भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, बस आप उसके लिए एलिजिबल रहिए। अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको भी सरकारी नौकरी करने का अधिकार है, बशर्ते आपको उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। वो अलग बात है कि पैसे की बल पे सरकारी नौकरी आजकल बिक जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 16 कहता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें कहा गया है कि छुआछूत की भावना को ख़त्म किया जाए। छुआछूत इन द सेंस जैसे ब्राह्मण लोग हैं तो वह नीचे जाति के लोगों से तो ना उतना लगाव नहीं रखते हैं, या फिर नीचे जाति के लोग जो लोग हैं वह ऊंचे जाति के लोगों से उतना संबंध अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं, यानी कि उनके बीच कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना है। जैसे ब्राह्मण लोग जो हैं वो नीचे कास्ट के लोगों के थाली में या फिर उनके गिलास में खाना नहीं खा पाते हैं अच्छे तरीके से। आज भी हमारे देश के कई कोनों में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही धर्म से कहिए या चाहे जाति से कहिए बहुत ही ऊँचे पद पे हैं, लेकिन वे नीचे पद वाले लोगों को उतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, यानी कि गंदे तरीके से उनको बिहेव करते हैं उनके साथ। और हमारे देश में ऐसा हुआ भी है कि जो लोग नीचे कास्ट के लोग हैं या फिर उनका धर्म, जैसे धर्म इन द सेंस यहाँ पे हिंदुत्व की बात करें अगर हम लोग, तो ब्राह्मण एक हो गया और एक बहुत ही नीचे जाति के लोग अगर हम उठाएँ तो ब्राह्मण जो लोग हैं वो नीचे जाति के लोगों को हमेशा से ही नीचे दिखाए हैं। क्यों? क्योंकि भारत में शुरू से ही अपना छुआछूत की भावना का यहाँ पे रहा है, लेकिन हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि इस छुआछूत की भावना को ख़त्म किया जाए, यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा ना। लेकिन यह इतनी भयानक तरीके से है कि यह इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी आजकल मॉडर्नाइजेशन के युग में फिर भी बहुत ही हद तक कम हो गया है, यानी कि अब छुआछूत इतनी तरह ना यहाँ पे नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, तो आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधि इन द सेंस अगर आपको किसी भी पद का नाम मिला है, जैसे महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो जैसे ये बड़े बड़े नाम जो हैं, अगर यही बड़े बड़े नाम आप अपने नाम के साथ लगाएंगे तो ये गलत है, यानी कि आपको उस उपाधि को ख़त्म करना होगा। अगर आपको, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान है, निशान है ये पाकिस्तान, और भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, तो अगर आपको भारत रत्न मिल गया है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान की उपाधि मिली है तो आपको उस उपाधि को राष्ट्रपति से पूछ करके अपने पास रखना होगा। यानी कि उपाधि इन द सेंस कि अगर आप किसी का भी नाम यूज करते हैं जो कि यूनिक है, अलग है, और वह देश को संबोधित कर रहा है, तो उस तरह के नामों को आप वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। तो उपाधियों का अंत यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 18 में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। एंड हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ना असली मूल अधिकार यानी कि स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको जानने को मिलेगा भारत के संविधान के मूल अधिकार का असली मूल अधिकार। आप इसी के तहत कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी किसी को भी बोल सकते हैं ना, आप कहीं घूम सकते हैं, आप कहीं भी बच सकते हैं। आपको इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत ही आपको वे सभी अधिकार दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में पढ़ा, एंड उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि कैसे आप कानून के सामने आपको बराबर का दर्जा मिलेगा। फिर भी आप सामुदायिक स्तर पे यानी कि सामाजिक स्तर पे आपको कैसे बराबर का दर्जा मिलेगा, अनुच्छेद 15। 16 में आपको सरकारी नौकरी में कैसे समानता मिलेगी। 17 में आप छुआछूत से कैसे बच सकते हैं। 18 में उपाधियों का अंत। 14 से 18 के बीच में हम समानता का अधिकार दिया गया है। एंड 19 से 22 देखिए, ये आप लोगों को मैंने याद करने पड़ेंगे। 19 से 22 के बीच में आपको स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए। 19 से आपका ये मूल अधिकार दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा मूल अधिकार है। और समता एवं समानता का जो अधिकार था वो आपका पहला मूल अधिकार था। तो हमारे संविधान में कुल 7 तरह के मूल अधिकार थे जो कि उसमें से एक खत्म कर दिया गया है, और अभी वर्तमान में 6 तरह के मूल अधिकार दिए गए। देखिए, ठीक है, अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, तो यह आपको भी मिला हुआ है, हमको भी मिला है, एंड आने वाली अगली पीढ़ी को भी दिया जाएगा। देखिए कैसे, अनुच्छेद 19 में कहा गया है, अनुच्छेद 19 में 7 तरह के अधिकार दिए गए हैं, और उन 7 में आपका जो पहला अधिकार है, इसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी कि उनको कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ना, उसको कुछ ही किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि प्रेस की स्वतंत्रता, देखते हैं भारत की मीडिया किसी के भी बारे में बोल देती है, चाहे राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, खान सर हो, टाटा अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, एलोन मस्क हो, किसी के भी बारे में भारत की मीडिया या फिर वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं की मीडिया बोल सकती है। क्यों? क्योंकि उसको आज़ादी मिला है कि आप किसी के भी बारे में बोल सकते हैं। और रही बात भारतीय मीडिया की, तो भारत के मीडियाओं को अनुच्छेद 19 के 1 के तहत यह आज़ादी मिली है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसीलिए मीडिया पूरा एकदम फड़फड़ाती है पापा की परी की तरह वहाँ पे। अब देखिए, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, कहीं भी मीटिंग बैठा सकते हैं, लेकिन बिना हथियार के। आप हथियार लेकर के कहीं भी सभा नहीं कर सकते हैं। आप मैंने कहा होगा वो तो आप पूछिएगा मत। यानी कि आप सभा करेंगे तो कहीं भी कर सकते हैं, या अनुच्छेद 19 में 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है, देखिए आप लोग इसको ध्यान में नहीं देना है, इसको आप लोग को ध्यान में देना है, क्योंकि हम इसको जैसे मिलाए नहीं है, ये हमने अगला अनुच्छेद के लिए काम करेगा। तो आप लोगों को लिखना ही देना है अनुच्छेद 19 के 1, फिर 19 का 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। आप लोग को इसको बस नहीं करना है, ठीक है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि आप संगठन बना सकते हैं, संगठन में भाग ले सकते हैं। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है, 19 के 3 में कहा गया है। और अनुच्छेद 19 के 4 में कहा गया है कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, एकदम नो प्रॉब्लम, एकदम बिंदास, बिना टिकट का घूमिए हवाई जहाज से, बिना टिकट का घूमिए रेलवे से, बिना टिकट का घूमिए बस से, कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है। आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा टिकट लेना है आपको, बिना टिकट का नहीं घूमना है, नहीं तो फिर फाइन दम लग जाएगी आप पे।
ठीक है, यानी कि आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 19 का 4 कहता है। अनुच्छेद 19 का 5 कहता है कि जब आप घूमेंगे तो आप कहीं भी बस भी सकते हैं। जैसे जब हमारे कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा हुआ था तो आप कश्मीर में बस नहीं सकते थे, आप वहाँ पे घूम सकते थे ना। लेकिन वो धारा हटने के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद में आप कश्मीर में ज़मीन ले करके वहाँ पे घर बना करके बस सकते हैं। आपको अब पूरी आज़ादी मिल गई है। अनुच्छेद 19 का 5 कहता है कि आप कहीं पर भी बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 4 कहता है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 6, देखिए ये बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 19 का 6 में कहा गया है कि आपको संपत्ति का अधिकार है। एक बार की बात है 1978 की, जब हमारे संविधान में एक बदलाव किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा, और वे हमारे भारत के पीएम थे। उन्होंने 1978 में भारत में 44वां संविधान संशोधन किया और उसके तहत भारत में जितने भी लोगों के पास संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को लोगों से छीन करके उसको कानूनी अधिकार बना दिए। और ये बहुत ही अच्छा काम किए, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम था। अब इसमें यह होता था कि जैसे अगर आपका कोई ज़मीन है और आपके ज़मीन के आसपास से कोई नहर जा रही है, कोई रोड जा रहा है, तो आपसे उस ज़मीन को सरकार लेगी। लेकिन आप बोलेंगे कि ज़मीन हमारा है तो हमें 10 करोड़ रुपया दे। सरकार बोलेगी तो सड़क फिर बाद में बनी, सड़क कभी नहीं बनेगा। तो मतलब सड़क का प्लान कैंसिल हो गया, नहर का प्लान कैंसिल हो गया। यह कब से होता था? 1978 से पहले होता था। लेकिन हमारे संविधान में कुछ बदलाव किए गए। अनुच्छेद 44 यानी कि ना 44वां संविधान संशोधन में कुछ बदलाव किया गया। और बदलाव करने के दौरान मोरारजी देसाई ये बोल दिए कि ना अब आपका जो संपत्ति है वो संपत्ति आपका नहीं है, अब वो संपत्ति कानून का है। इसलिए आप देखते होंगे आज के समय में अगर आपके सड़क से कोई हाईवे, अगर आपके खेत से कोई हाईवे निकली है, आपके खेत से कोई नहर निकला है, आपके खेत से कोई सड़क निकला है, तो वह सरकार आपसे ज़बरदस्ती तो छीन नहीं सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती की एकदम करेंगे कभी भी तो आपसे सरकार छीन लेगी। इसलिए सरकार आपको जो भी मुआवजा दे रही है शांति से रखिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार आपको उस ज़मीन की लगभग 2-3 गुना अधिक पैसे दे देती है। शांति से रहेंगे तो नहीं, ढेर लफड़ा करेंगे हमारी ज़मीन अब ना दे तो फिर पता चले उस ज़मीन जो आपको मिलने वाला था पैसा वो भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन। देखिए, संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव को संशोधन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अब यह हमारा ना स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, यह हमारा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19 का 7 कहता है कि आप कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आप ना उधर मणिपुर के हैं तो इधर मुंबई में आकर के व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के हैं तो जा कर के साउथ इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। अगर आप बिहार के हैं तो जा कर के कर्नाटक में व्यापार कर सकते हैं। अगर आप पंजाब के हैं तो जा कर के उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं। यानी कि आप देश के किसी भी कोने के व्यक्ति हैं तो आप देश के किसी भी कोने में जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 19 का 7 कहता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये अनुच्छेद 19 में इतना दिया गया तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो अनुच्छेद 19 के सभी प्रावधानों को 1 से लेकर के 7 तक को आप कैसे याद कीजिएगा, आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। जब आप बोलेंगे तो आपके पास लोग आएंगे, जब आपके पास लोग आएंगे तो आपके पास एक सभा होगी, और जब आपके पास सभा होगी मतलब आपके पास एक भीड़ लगेगा। जैसे आप बोलेंगे तो आपके पास एकदम पूरा भीड़ लगेगा, उस भीड़ को सभा कहते हैं ना। जब आपके पास सभा होगी तो आप उस भीड़ को कुछ न कुछ नाम देंगे, कुछ न कुछ नाम देंगे। जब नाम देंगे तो वही सभा कन्वर्ट होगी संगठन में, और जब आपके पास एक संगठन होगी तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। जब घूमेंगे तो आपका मन करेगा अरे यार वहाँ से तो हम आ गए सभा बना करके, अब यहाँ पे सभा बनाते हैं। तो अब जब यहाँ पे सभा बनाएंगे तो आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, यानी कि आप बस सकते हैं। जब आप बसेंगे तो आपको कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको कुछ पैसे की आवश्यकता होगी जो कि आपके पास अभी नहीं है। तो संपत्ति अभी फिलहाल में संपत्ति का अधिकार वहाँ पे ना नहीं दिया गया है। तो आप बोलेंगे लोग आएंगे
तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो आप कहीं घूम सकते हैं, घूमेंगे तो फिर आप कहीं बस सकते हैं, बसेंगे तो आपको चाहिए संपत्ति जो कि आपके पास नहीं है। तो जब संपत्ति नहीं है तो संपत्ति को कमाने के लिए आप कहीं ना कहीं व्यवसाय कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये रही हमारा पूरा अनुच्छेद 19। अब समझते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में और 20-22 के बारे में। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 20 में आपको 3 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई गुनाह कर दिए तो आपको एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। और आपको सज़ा उसी के समय के कानून के हिसाब से मिलेगी। यह भी अनुच्छेद 20 का 2 कहता है। लेकिन आप तब तक मुजरिम नहीं है जब तक कि आपको मुजरिम सिद्ध नहीं कर दिया जाता है। यानी कि जब तक आप प्रूफ नहीं हो जाते हैं कि नहीं आपने गुनाह किया है, आपको तब तक कानून मुजरिम नहीं मानेगी। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अगर आपने कोई गुनाह किया है ना, तो आपको एक गुनाह की एक ही सज़ा मिलेगी, आपको एक गलती की एक ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, अनुच्छेद 20 का 2 कहता है कि आपने जो गलती किया है और उस टाइम पे जो कानून था, उस टाइम पे जो कानून था, सपोज आपने गलती किया 5 मार्च को। ठीक है, आपने गलती किया 5 मार्च को और 6 मार्च को इस कानून को बदल दिया गया। जैसे आपने कहीं चोरी किया और चोरी करने के दौरान 5 मार्च को आपने चोरी किया है और 5 मार्च को चोरी करने की सज़ा थी कि चोरी करने पर आपके एक हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये 5 मार्च का कानून है, लेकिन 6 मार्च का कानून बन गया ये कि चोरी करने पर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाएंगे। ये कानून 6 मार्च को बन गया। और आपको मान लीजिए कोर्ट में ले जाया गया 7 मार्च को। तो आपने जब चोरी किया है, आपने चोरी किया है कब? 5 मार्च को। तो 5 मार्च को जो कानून था कि आपको चोरी करने पर एक हाथ काटा जाएगा, तो आपको वही सज़ा मिलेगी। समझ में आ रही है? यानी कि एक गलती की एक ही सज़ा आपको दिए जाएंगे। यह आर्टिकल 20 कहता है और उसी के कानून के समय के अनुसार दिया जाएगा। यह भी आर्टिकल 20 कहता है। आपको मुजरिम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आप कानून में, यानी कि आप अदालत में सिद्ध नहीं हो जाते हैं। यह हमारा आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जेल में कोई भी कैदी हो, अगर वो आत्महत्या करने की कोशिश भी करता है तो कानून उसको बचाती है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 21 कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आप जी सकते हैं, भले आप भूखे मर जाएं वो अलग बात है, लेकिन आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आप कानून से छिपा के आत्महत्या कर लेते हैं, तो लेकिन आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है कानून के द्वारा। यानी कि आप जी सकते हैं खुल के। कभी कभी आपके बाइक वगैरह पे देखे होंगे बिना हेलमेट के भी अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको पुलिस पकड़ लेती है। कारण क्या है? क्योंकि अगर आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो आप मर सकते हैं, आपका कहीं एक्सीडेंट होगा तो आप मर सकते हैं। कानून चाहती है कि आप मरे नहीं, आप जिंदा रहें। यह आर्टिकल 21 में कहा गया है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि आप जी सकते हैं, मर नहीं सकते हैं। यानी कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। चाहे आप कितना ही बड़ा पाप काहे नहीं किए हो, आप खुद से नहीं मर सकते हैं। हाँ, कोर्ट सजा देगी तो वो अलग बात है, आपको दे देगी फांसी, तो आपको कानून दिया है तो वो अलग बात है कि आप मर सकते हैं। लेकिन आप खुद से चाहें तो आप खुद से नहीं मर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। अब आर्टिकल 21 के क में कहा गया है कि जितने भी बच्चे हैं, अगर उनकी आयु 6 वर्ष से लेकर के, ठीक है ना, मिनिमम एज उसकी होनी चाहिए 6 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज उसकी होनी चाहिए 14 ईयर्स। यानी कि 6 साल के बच्चे को और 14 साल के बच्चे, इन 6 साल से ऊपर और 14 साल से नीचे के बच्चे को कानून जो है वो फ्री में एजुकेशन देगी, फ्री में शिक्षा देगी। यह आर्टिकल ना 21 का कहता है। और इसको लाया गया था 2002 में हमारे संविधान में बदलाव करके, और जो बदलाव हुए थे उसका नाम था 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86 संशोधन वहाँ पे ये थे। और इसको लाया गया था 2002 में। यानी कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 21 के क में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसको लागू होने में 8 साल का समय लग गया। चूँकि यह सरकारी काम है तो इसको लागू होने में 8 साल का समय लग गया। यानी कि यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। अब हम बात करें अनुच्छेद 22 की,
जो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का अंतिम अधिकार हुआ है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में आपको 3 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, जब भी आपको कोई भी पुलिस पकड़ने आती है तो आप पहले उससे मांगिए वारंट, क्योंकि आपका वो अधिकार है और आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। यानी कि जब भी आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तो पहले उसको वारंट दिखाना ही पड़ेगा कि आपको वह गिरफ्तार क्यों कर रहा है। यह आर्टिकल 22 में साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो आर्टिकल 22 में यह कहा गया है कि आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, कोर्ट में पेश किया जाएगा, यह आपके 24 घंटे के अंदर, यह आर्टिकल 22 में कहा गया है। और आपको आर्टिकल 22 यह अधिकार देता है, अनुच्छेद 22 आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने मन से किसी भी वकील को रख सकते हैं, चाहे वो वकील छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, नया हो, पुराना हो, आप किसी भी वकील को अपने केस की सुनवाई के लिए रख सकते हैं। यह आर्टिकल 22 कहता है। यानी कि आर्टिकल 22 में कहा गया है कि आपको गिरफ्तार कोई तब करेगा जब वो कारण बताएगा। ठीक है ना, और जब गिरफ्तार कर भी लिया तो उसको यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, नहीं तो जो गिरफ्तार किया है उस पर फिर कार्रवाई लगेगी होने। और आपको यह अधिकार है कि आप अगर कोर्ट में चले गए तो आपको यह अधिकार है कि आप अपने मन से किसी भी वकील को अपने केस की सुनवाई के लिए रख सकते हैं। ठीक है, यह हमारे आर्टिकल 22 में कहा गया है। लेकिन आर्टिकल 22 का 4 कहता है कि जैसे अगर आपको पुलिस चाहती है कि हम आपको आपकी गिरफ्तारी का वजह न बताएं, ठीक है, आपको बेवजह गिरफ्तार कर लें, तो उस गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं कहेंगे, उस गिरफ्तारी को कहेंगे हम लोग नज़रबंद। यानी कि आपको पुलिस ने नज़रबंद कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22 का 1 कहता है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और गिरफ्तार करेंगे तो पहले कारण बताएंगे। अनुच्छेद 22 का 1 कहता है। अनुच्छेद 22 का 2 कहता है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार कर भी लिया है तो उसको यह अधिकार है कि वो 24 घंटे के अंदर आपको ना कोर्ट में पेश करेगा। और अनुच्छेद 22 का 3 कहता है कि आपको अपने इच्छा से किसी भी वकील को रखने की अधिकार दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 22 का 4 कहता है कि अगर पुलिस को मन नहीं है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यह हम वजह बताएं, तो वह गिरफ्तार नहीं कहा जाएगा। जैसे पुलिस है और हमको गिरफ्तार कर रही है बिना वजह बताए हुए, तो वह गिरफ्तारी नहीं कहाएगी, वह कहलाएगी नज़रबंद। यानी कि जब कोई व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बेवजह गिरफ्तार किया जाता है, बिना कोई वजह के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी न कह करके नज़रबंद कहा जाता है। ठीक है, और यह नज़रबंद 2 महीने यानी कि कम से कम 3 महीने के लिए, या फिर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं और आपसे समाज को कितना खतरा है, चाहे कितना लाभ है, इस हिसाब से आपको नज़रबंद किया जाता है। धारा जब कश्मीर में धारा 370 हट रहा था तो उस टाइम पे कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको नज़रबंद कर दिया गया था। उन्हीं के हाउस में, उन्हीं के घर में उनको नज़रबंद कर दिया गया था। यानी कि किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता है। आपको गिरफ्तारी में आप किसी से मिल सकते हैं, लेकिन नज़रबंद में आप किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। आपको जहाँ पुलिस करती है ना नज़रबंद, वो पूरे एरिया को घेर लेती है, उस पूरे एरिया से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ पे। तो ये हम लोगों ने अनुच्छेद ना 19 से लेकर के 22 तक की चर्चा कर दिया है। एंड हम लोगों ने समता का अधिकार जाना, स्वतंत्रता का अधिकार जाना। अब समझते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार और शिक्षा और संस्कृति की अधिकार, जो कि 3 अधिकार यहाँ पे हैं और 2 अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया। एंड उसके बाद आप लोगों को एक अधिकार और पढ़ने हैं ना वहाँ पे, तो हम तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को जानने को मिलेगा अगला अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 23 से लेकर के 35 तक के बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 12 से लेकर के 22 तक चर्चा कर लिया है। एंड हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 23 में कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आप लोगों ने अनुच्छेद 21 पढ़ा है, तो आप लोगों को अनुच्छेद 21 में यह बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर 21 के क्रम में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। लेकिन
अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार भी है। निजता इन द सेंस की राइट टू प्राइवेसी, यानी कि अनुच्छेद 21 में सरकार ये बोलती है कि आपसे आपकी गोपनीय जानकारी कोई भी नहीं छीन सकता है। यानी कि जैसे आपका कोई पर्सनल लाइफ है तो आपके पर्सनल लाइफ के बारे में किसी दूसरे को जानने का तनिक भी अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। ठीक है, जैसे आपकी जो है ना पर्सनल लाइफ अभी जो आपकी एज में होगी, उस एज के पर्सनल लाइफ को किसी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली चश्मा पहनकर पहली बार वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को हो रहा होगा, तो थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गया कुछ। देखिए, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, और साथ ही आप उसको बिना सैलरी के काम नहीं करा सकते हैं। जैसे आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका मालिक आपको महीना नहीं दे रहा है, तो यानी कि आपका मालिक आपको सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। चाहे आपका मालिक आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है, यह आपका अधिकार है। अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती काम करा रहा है तो फिर आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, आपके अगर मूल अधिकार पे किसी तरह की कोई आपत्ति आती है, आपके मूल अधिकार को ना कोई प्रभावित करता है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ना अपील कर सकते हैं। हम आगे जानेंगे सबके बारे में, लेकिन धैर्य के साथ की पेशेंस। ठीक है, और अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि आप 14 साल से कम एज के बच्चों को ना अगर आपकी एज 14 साल से कम है तो आप कोई भी खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। चाहे अगर आप किसी कंपनी के या फिर किसी जगह के मालिक हैं, तो अपने एरिया में, अपने संगठन में, अपने किसी भी काम में 14 साल यानी कि 14 ईयर्स ओल्ड किसी भी बच्चे को, किसी बच्चियों को आप खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। खतरनाक इन द सेंस कि आप उससे मतलब वो काम नहीं करा सकते हैं जो उसके लिए खतरा हो या फिर उससे सामाजिक कल्याण के लिए कोई आपत्ति हो। लेकिन अगर बात देश के लिए आती है, जैसे अगर बात देश की हो, तो देश चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे बुढ़ा हो, बच्चे हो, बच्चिया हो, कोई गोद में खेल रहा है, तो उसको भेज देगा बॉर्डर पे कि हाँ चलो देश की समस्या की बात है, वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ाई करना है। कोई गोद में खेल रहा है, उसको ही बोले सरकार हाँ चलो 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 लड़ना है वहाँ पे बॉर्डर। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान को इस तरह से बताया गया है। हमारा संविधान खुलेआम कहता है ना, तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मुकम्मल जवाब हूँ मैं, कभी मौका मिले तो मुझे पढ़ के देखना, भारत का संविधान हूँ मैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से संविधान को गठित किया गया है कि अगर आप इसके बारे में जान लेते हैं तो आप कहीं पर भी फंसिएगा नहीं, इसलिए आपको जानने का यह अधिकार भी है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि आप किसी भी 14 साल से कम बच्चे को, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। 24 में कहा गया है 14 साल, 24 में कहा गया यानी कि इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें, देखिए अनुच्छेद 23 और 24 को यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार नाम दिया गया है। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 23 और 24 को कहा जाता है। अनुच्छेद 19 से 22 को कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, 14 से 18 को कहा गया है समता एवं समानता का अधिकार। तो 25 में कहा गया है अंतःकरण यानी कि कॉन्शियस, आपको यह अधिकार है। जैसे आप टीका रख सकते हैं, अगर आप एक हिंदू हैं तो आप इतना लंबा टीका रख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा ऐसे सर बराबर ऐसे, हिंदू हैं तो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इतना बड़ा रख सकते हैं दाढ़ी। अगर आप सिख हैं तो आप रख सकते हैं चाकू जो कि इतना बड़ा है। यानी कि इन द सेंस हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप हिंदू हैं तो आप टीका रख सकते हैं ना, आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप दाढ़ी को रख सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आप सिख हैं तो आप कृपाल वगैरह, चाकू वगैरह रख सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा। यह अनुच्छेद 25 कहता है, यानी कि आपको धर्म के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। सिखों की एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि वह जैसे हिंदू टीका लगा करके, मुस्लिम डाई रख करके कहीं भी जा सकता है, तो सिख भी अपने साथ चाकू ले करके, कृपाल वगैरह जो बहुत ही छोटा होता है, अपने साथ चाकू को कमर में कस करके ऐसे ले करके पूरा विदेश घूम सकता है, दुनिया घूम सकता है, उसको कोई नहीं बोलेगा। इवन कि वो हवाई जहाज में भी चाकू ले करके बैठ सकता है, उसको यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, सिख जाति के जितने भी लोग हैं वे इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, तो आर्टिकल 26 को कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सपोज आप अगर
हिंदू हैं तो आप किसी भी धर्म में, चाहे किसी भी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सड़क पे चाहे कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते हैं जहाँ आपको जगह मिलेगा। आपको फिल्मों में दिखाया भी जाता है कि अगर कोई मुस्लिम है ना, कोई उसको गुंडा बहुत ही मार रहा है तो वह उस लड़ाई करने के दौरान भी नमाज़ पढ़ लेता है। अल्लाह अकबर बजेगा गाना, बस हाँ उसको वहाँ पे बैठा करके वह उस नमाज़ पढ़ लेता है, क्योंकि उसको यह अधिकार है कि आप नमाज़ कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप कहीं पर भी पूजा कर सकते हैं, आप किसी पेड़ को पूजा कर सकते हैं और उसको टाँग सकते हैं। यह हमारा अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि आप अगर मुस्लिम हैं तो आप कहीं पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये कैसा अधिकार है भैया? कहीं पर भी मतलब कहीं पर, सड़क पर भी पढ़ सकते हैं, पूजा कहीं पर भी कर सकते हैं। यह अधिकार है और होना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 27 कहता है, यह बहुत ही ना मतलब मज़ेदार अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है तो आप किसी को दान दीजिए ना, बस दिखाने के लिए आप किसी को दान दीजिए और फिर धीरे से आप उस पैसे को ले लीजिए। जैसे हमारे पास 100 करोड़ रुपए हैं तो हम 100 करोड़ रुपए किसी मंदिर को दान दे दिए। ठीक है, पुजारी से संपर्क करके हम उस 100 करोड़ रुपए को दान में दे दिए और हम सरकार को ये दिखा दिए कि हम दान में दे दिए हैं। फिर सरकार उस पैसे पे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि दान में दिए गए पैसे पे टैक्स नहीं लगता है, यह अनुच्छेद 27 में साफ साफ कह दिया गया है। और उस पैसे को हम धीरे से पुजारी से पुनः ले सकते हैं। कितना मज़ेदार यहाँ पे बनाया गया है। इस अनुच्छेद का हम विरोध करते हैं, क्योंकि धर्म में दिए गए दान पर टैक्स नहीं लगेगा, ये बहुत गलत बात है। ऐसे बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं और वे किसी भी धार्मिक अनुसंधान के लिए या फिर धार्मिक संगठन को दान दे करके दान देते हैं बहुत बड़ा अमाउंट, 100 करोड़ 200 करोड़ 1,000 करोड़ ऐसे लोग दान देते हैं। और दान देने के बाद वहाँ के लोग बच जाते हैं उस पैसे को, क्योंकि उस पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। यह अनुच्छेद 27 में साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप किसी धर्म को दान देते हैं तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा ना। बकवास अनुच्छेद इसको बनाया गया है पूरा तरीके से। देखिए अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। सपोज अगर आप सरकारी स्कूल के मास्टर हैं, यानी कि आप टीचर हैं, तो आप वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली शिक्षा नहीं देंगे कि हिंदू में ये अच्छा है, मुस्लिम में ये खराब है, चाहे मुस्लिम में ये बढ़िया है, हिंदू में ये खराब है। आप इस तरह की शिक्षा वहाँ पे नहीं देंगे। अगर आप मदरसा के टीचर हैं, अगर आप मदरसा के शिक्षक हैं, तो आप ये शिक्षा कभी नहीं देंगे कि मुस्लिम में ऐसे किया जाता है, मुस्लिम वाली जो मुस्लिम धर्म की जो रीति रिवाज है वो इस तरह की होती है। आप ऐसा कभी नहीं शिक्षा दे सकते हैं। हाँ, मदरसा में उर्दू पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उर्दू एक भाषा है ना। और सरकारी स्कूलों में आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं संस्कृत, क्योंकि संस्कृत एक भाषा है, आप भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। यह अनुच्छेद 28 में साफ साफ कह दिया गया है। और अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसको कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी समूह में जुड़ना चाहता है, भले ही उसकी धर्म अलग हो, उसकी जाति अलग हो, वह काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, वह किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वह किसी धार्मिक संगठन में जुड़ना चाहता है तो वह जुड़ सकता है। यह अनुच्छेद 29 में कहा गया है। लेकिन फिर अनुच्छेद 30 में यह कहा गया है कि जैसे हम हैं और हम किसी धर्म में जुड़ गए हैं, लेकिन हमको वह धर्म समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है। जैसे हम मुस्लिम हैं और हम हिंदू धर्म में जुड़ गए हैं और हिंदू धर्म की संस्कृति हमको पता नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो हम अलग से मुस्लिम धर्म के लिए एक संस्था बना सकते हैं और उस संस्था में जो हमने सीखा है, जो हमको समझ में आ रही है, हम उस तरह की ना वहाँ पे रूल रेगुलेशन बना करके, नियम कानून बना करके लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, अपनी संस्था में लोगों को जोड़ सकते हैं। यह अनुच्छेद 30 में कहा गया। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वह कम, यानी कि वह अगर कोई व्यक्ति है वह काला है, गोरा है, किसी भी धर्म का है, तो वह किसी भी धर्म में जुड़ सकता है। लेकिन जब वह जुड़ गया है और उसको शिक्षा लेने में आपत्ति हो रही है तो वह अलग से कोई संगठन बना सकता है। यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है।
अनुच्छेद 29 में जुड़ सकता है, लेकिन अगर शिक्षा लेने में असमर्थ है तो वह अलग से संगठन बना सकता है, यह अनुच्छेद 30 में कहा गया है। और अनुच्छेद 30 में जो वह संगठन बनाएगा उस संगठन के लिए उसको सरकार भी पैसे देगी, सरकार भी उसको कुछ पूंजी देगी, वहाँ पे कुछ उसकी हेल्प की जाएगी। तो यह इसको हम लोग संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भी कहते हैं। तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 और 30, धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा वहाँ पे 25 से 28, शोषण के विरुद्ध 23-24, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, समता एवं समानता का अधिकार यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14 से 18। अब हमारा लास्ट अधिकार है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो में इन सभी अनुच्छेदों को जान लिया है तो उसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खो देंगे, यानी कि आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिस हो जाएगी। तो यहाँ तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, और हम लोग अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अनुच्छेद वाला है। लेकिन अनुच्छेद 32 को जानने से पहले आप लोग अनुच्छेद 31 के बारे में जान लीजिए। हम लोगों ने अनुच्छेद 19 के 6 में पढ़ा था संपत्ति के अधिकार। तो 19 के 6 में कहा गया है अगर आपके पास कोई अर्जित संपत्ति है, यानी कि आपने कोई संपत्ति खुद से अर्जित किया है, तब भी वह कानून ले सकती है। ठीक है, यह अनुच्छेद 19 के 6 में कहा गया है। लेकिन अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई पैतृक संपत्ति है, जैसे आपके पिता की कोई संपत्ति है जो कि आपके पास है और आपने उसको कमाया नहीं है खुद से, और आपकी पिता की संपत्ति है, तो भी वो कानून की हो जाएगी। अनुच्छेद 19 के 6 को और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है, और समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है जो कि एक कानूनी अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, अर्जित संपत्ति का अधिकार ना अनुच्छेद 19 के 4, अनुच्छेद 19 के 6। तो अनुच्छेद 19 के 6 को और अनुच्छेद 31 को हटा करके यहाँ से अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन 1978 किस पीएम के समय में? तो मोरारजी देसाई के समय में। ठीक है, एंड हम लोग जानते हैं अब अनुच्छेद 32 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एंड उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को अनुच्छेद 32 जो कि अनुच्छेद 32 को ना संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके मूल अधिकार की कोई हानि करता है तो आप हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के द्वारा आप अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अपील कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं अनुच्छेद 32 में क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार कहा गया है, और यह कहा है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, इस बात को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 तरह की रीट जारी करता है, 5 तरह का नियम जारी करता है, जिसको कानून की भाषा में रीट कहते हैं, समादेश कहते हैं, या फिर याचिका कहा जाता है। ठीक है, और हमारे संविधान को इस लेवल का बनाया गया है कि उसको आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, जो उसके लायक है वही पढ़ सकता है। जैसे कोई दवाई है तो अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई का नाम लिख करके दे दे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे कि वो कहाँ लिखा है, लेकिन जो उस फील्ड में है वह पढ़ करके आपको वही दवाई देता है। ठीक है, यह फील्ड की नॉलेज है ना। कोई भी वकील है तो वो उसको पता है कि किस शब्द का मतलब क्या होता है, किस शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे हर्बस कर्पस मेंडामियस ये सब क्यों लगाया जाता है, कब लगता है, इन सब के बारे में उन लोगों को पता होता है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, और आपके कोई लोकल एरिया में है तो उसको पता है कहाँ आम बढ़िया मिलता है गर्मी के दिन में, किसका आम पका हुआ है, किसका फल खाने लायक है, तो वहाँ पे उस सबको पता होता है लोकल एरिया में जो है। ये सब फील्ड की बातें हैं, फील्ड की नॉलेज वहाँ पे। अब देखिए अनुच्छेद 32 में 5 तरह के रीट जारी किया गया है। पहले रीट का नाम है हर्बस कर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। हर्बस कर्पस में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा, यह हर्बस कर्पस कहता है। आप लोगों ने अनुच्छेद 22 में भी यही पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और अनुच्छेद 32 में भी यही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर शरीर के साथ, ध्यान दीजिएगा, शरीर के साथ
अनुच्छेद 22 में हो चाहे अनुच्छेद 32 में हो, शरीर के साथ यानी कि सह शरीर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें बात यह है कि उसमें गाड़ी का जो टाइमिंग है, जैसे घर से पुलिस स्टेशन ले जाने का जो टाइमिंग है वो ऐड नहीं होगा। पुलिस स्टेशन से जो कोर्ट ले जाने का टाइमिंग है उस 24 घंटे में वो सब समय ऐड नहीं होता है। बस 24 घंटे मतलब कितना समय पुलिस थाना में रहा है और कितना समय कोर्ट में रहा है, उस समय को उसमें ऐड किया जाता है। हर्बस पर्पस में अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट का नियम यहाँ पे लगाया गया है। अनुच्छेद 32 में ही कहा गया है परमादेश यानी कि मेंडामियस, और मेंडामियस में यह कहा गया है कि हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं? हम आदेश देते हैं कि, जैसे आप लोगों ने अनुच्छेद 32 के बंदी प्रत्यक्षीकरण में पढ़ा था, हर्बस कॉर्पस में पढ़ा था कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना है सहशरीर। और परमादेश में यह कहा गया है कि हम आदेश देते हैं कि जब भी कोई सरकारी व्यक्ति, जब भी कोई सरकार का कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वह अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, वह अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो उस पर परमादेश लागू होता है, यानी कि उस पर मेंडामियस नियम लागू होता है। जैसे आप कहीं सरकारी ऑफिस में गए और आपका काम नहीं हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 222 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि आपके मूल अधिकार की हानि हुई है, तो आप वहाँ पे है ना कोर्ट से अपील करके मेंडामियस यानी कि परमादेश लागू करवा सकते हैं, और उस अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपकी बातें सत्य होनी चाहिए। और आजकल आप कोर्ट में कितना हो सच बोल दीजिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं है, मनी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, मेन बात पैसा होना चाहिए। आपका छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा वकील कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक आप उसको पैसा नहीं खिलाइएगा। पैसा बहुत ज़रूरी है, मतलब पैसे पे ही पूरा कोर्ट, पूरा कानून टिका हुआ है। आप अगर पैसे देंगे तो आपकी जो झूठी, जैसे आपके जो झूठे आंसू हैं पैसे के बल पे, उस आंसू को सच के आंसू में बदल दिए जाते हैं। और पैसे अगर आपके पास नहीं है तो आपके सच के आंसू भी झूठे आंसुओं में बदल दिए जाते हैं पैसे के बल पे कोर्ट में। ठीक है, और देखिए अनुच्छेद 32 में कहा गया अधिकार परीक्षा, यानी कि इसमें यह कहा गया कि जब कोई व्यक्ति वह काम करता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, वह काम करने लगता है, तब उस पर अधिकार परीक्षा लागू होता है। देखिए सपोज जैसे ना आप एक मामूली सा कर्मचारी है, कोई ऑफिस में आया कि हमको डीएम का साइन चाहिए भैया, हमको डीएम साहब से कुछ काम है, और आप बोले कि लाओ ना हमें हमारे पे पूरा साइन, यानी कि आप वहाँ पे साइन कर दिए, तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। कौन सी? अधिकार परीक्षा वाली, की वारंटो वाली। क्योंकि आप उस डीएम के लायक नहीं है, आपका पद कर्मचारी का है और आपने डीएम का काम कर दिया, और वो भी सिग्नेचर, मामूली सा, मतलब वहाँ पे बात नहीं है, तो आप पे वहाँ पे क्या होगा? अधिकार परीक्षा लागू किया जाएगा, की वारंटो लागू किया जाएगा। और प्रतिषेध और उत्प्रेषण में ये दोनों एक ही बात है। यह कहा गया है कि जब कोई, जैसे कोई जिला की कोर्ट है और कोई राज्य की कोर्ट है, तो जब जिला की कोर्ट किसी भी फैसले को सुना चुकी रहती है, यानी कि सुना दिया है, तो उस फैसले को राज्य की कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट फिर से उस फैसले को बदल सकता है, या ना प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन में कहा गया है, यानी कि फैसला सुना चुकी रहती है, सुना चुकी है तो प्रतिषेध उस पर लागू किया जाएगा। लेकिन उत्प्रेषण में फैसला अभी सुना रही है, सुना चुकी नहीं है, सुना रही है, ये दोनों ही बात एक ही है, बस इसमें वर्तमान की बात कहा गया है और इसमें पास्ट की बात कहा गया है। प्रोहिबिशन में पास्ट की बात, फैसला सुना चुकी रही है, फैसला सुना दिया है, तब उस पर उसके ऊपर का कोर्ट कार्रवाई करेगा। जैसे हम हैं और हम कोई फैसला सुना दिए हैं, और हमारे ऊपर जो भी व्यक्ति है वो उस फैसले को बदलने की ताकत रखता है। जैसे हाई कोर्ट है और कोई फैसला सुना चुका है फैसला हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकता है, यानी कि ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय के सुनाए गए फैसले को बदलने की ताकत रखता है। किसके तहत? तो उत्प्रेषण यानी कि प्रोहिबिशन के तहत। लेकिन जब कोई नीचे का न्यायालय फैसला सुना रहा है तो उस फैसले को बदलने की ताकत रखता है ना, कौन सा?
तो यहाँ पे हो जाएगा ना सर्टियरी यानी कि उत्प्रेषण के तहत। प्रतिषेध में पास्ट की बात, उत्प्रेषण में वहाँ पे प्रेजेंट की बात। देखिए अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जब कोई सेना है, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि नहीं उनके मूल अधिकार को छिपाना आवश्यक है, यानी कि कोई गुप्तचर वगैरह होते हैं ना, जैसे भारत का गुप्तचर हो गया, चाहे किसी विदेशी गुप्तचर की अगर हम बात करें ना, तो उस गुप्तचर के मूल अधिकार को, उस गुप्तचर के ना जो निजता का अधिकार आप लोगों को पढ़ाया गया है अनुच्छेद 21 में कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि उसके मूल अधिकार को सीमित रखा गया है किसके तहत, तो अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 हमारा मूल अधिकार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मूल अधिकार हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक ही है। 33 में कहा गया है कि मूल अधिकार को सीमित किया जाएगा। 34 में कहा गया है कि किसी भी एरिया में जब अशांति फैल जाती है, किसी भी एरिया में लगता है कि नहीं अब उस एरिया को कंट्रोल करना बहुत ही माने अब बस में नहीं है सरकार की, तो उस एरिया में ना मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और मार्शल लॉ उस एरिया में लागू होता है जब कोई एरिया सरकार के कंट्रोल में नहीं होती है। अगर एक बार बाबू मार्शल लॉ लागू हो गया, फिर इतना मारता है चितकावरा लोगों को, इतना मारता है कि पूछिए मत, बहुत मारता है वहाँ पे, दिन दहाड़े दम लगेगा इनकाउंटर करने, मैंने किसी को भी ठोक देगा। अगर मार्शल लॉ लागू हो गया तब किसी की नहीं सुनेगा वहाँ पे। इसलिए मार्शल लॉ किसी एरिया में सोच समझ कर ही लगाया जाता है। और सेना के कोर्ट को हम लोग कहते हैं कोर्ट मार्शल। जैसे कोर्ट मार्शल, राज्य के कोर्ट को हाई कोर्ट, देश के कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तो सेना के कोर्ट को मार्शल यानी कि कोर्ट मार्शल कहा जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं उनको कैसे कैसे लागू किया जाएगा उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। और मूल अधिकार को हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में है। मूल अधिकार की चर्चा भाग 12 से 32 तक है। 12 और 13 कोई खास नहीं है। 14 से 18 को हम लोग कहते हैं समता एवं समानता का अधिकार। 19 से 22 को कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में 7 तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 के 6 वाले मूल अधिकार को हटा करके वहाँ पे 3 शब्द कम डाल दिया गया है, ठीक है। 23 और 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और उसके बाद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 30 और 29 और 30 को कहा गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, तो उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 31 अब वर्तमान में नहीं है। अनुच्छेद 31 को अगर हम न जोड़ें तो हमारे पूरे मूल अधिकार केवल 6 ही हैं, केवल 6 ही हैं हमारे मूल अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ना, उसके बाद में यहाँ पे देखिए समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर उसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति की अधिकार हो गया अनुच्छेद 29 और 30। और अनुच्छेद 32 जो कि ये वाला है, और अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा मूल अधिकार समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।